हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा जो विद्यालय में जो कार्य संस्कृति कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए उसके बारे में। तो विद्यालय और कार्य अनुशासन जो है, विद्यालय कार्य संस्कृति अनुशासन जो है, जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में चर्चा किया था। विद्यालय के जो प्रबंधन थे, प्रबंधन किसे कहते थे, प्रबंधन के बारे में हमने जाना था। और विद्यालय में प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, क्या आवश्यकता है प्रबंधन की विद्यालय में, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हमारा जो प्रबंधन के जितने भी आप कंपोनेंट्स कह सकते हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्य संस्कृति, अनुशासन, ये सब क्या है, प्रबंधन के यानी कंपोनेंट हैं। इसी सब के जरिए से क्या हमारा जो विद्यालय का मैनेजमेंट अच्छे तरीक़ा से चलता है और अच्छी तरीक़ा से और प्रबंधन अच्छा जो है सो प्रगति करता है। तो कार्य संस्कृति वो वातावरण है जिसे हम अपने कर्मचारियों के लिए बनाते हैं। क्या है, कार्य संस्कृति एक वातावरण है जिसे हम अपने कर्मचारियों के लिए बनाते हैं। या उनकी कार्य संतुष्टि, यानी जो कोई काम कर रहे हैं उनमें उनको कितना मन लग रहा है, वो अच्छे मन अपने जो है पूरा अपना योगदान दे रहे हैं कि नहीं, उसकी कार्य संतुष्टि करता है। और संबंधों और प्रगतियों को नियंत्रित करने की एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। और जो उनकी संबंध है, जो एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम पूर्वक भावना से रहते हैं कि नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के साथ, शिक्षकों के साथ, अगर जब उनके जो कार्य में संतुष्टि, उनमें कार्य में मन लगेगा, वो एक दूसरे से क्या जो है सो समन्वय करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे एक दूसरे से। जो उनका जो जितना भी उनके जो विद्यालय चलाने के लिए जितने भी जो घटक हैं उन सब से अच्छा संबंध बना के रखेगा। तो क्या ये हमारा संस्कृति के द्वारा ही संभव है। और प्रगति को निर्धारित करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। उनकी जो प्रगति हो उसको निर्धारित करने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका कौन निभाता है, कार्य संस्कृति। इसी के जरिए से कार्य संस्कृति, अगर कोई विद्यालय का अगर अच्छा रहता है तो विद्यालय अच्छी तरीके से प्रगति करता है। और उसके बाद है यह संगठन के नेतृत्व, मूल्यों, परंपराओं, विश्वास और बातचीत, व्यवहार और दृष्टिकोण का मिश्रण है। ये किस किस चीज़ का मिश्रण है, उसके जो मूल्य हैं, उसके नैतिक मूल्यों के, उसके नेतृत्व किस तरह से नेतृत्व करता है कोई भी चीज़ को, उसके परंपराओं क्या है, उसके समाज की क्या परंपरा है, और विद्यालय की कैसे वो समाज परंपराओं को बच्चों को सिखाता है। और उसकी जो विश्वास है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे का क्या बातचीत है, कैसे उनका जो होता है एक दूसरे से बातचीत होता है, कैसा व्यवहार है, और दृष्टिकोण का मिश्रण है। इस सब से मिल के जो हमारा क्या बनता है, संस्कृति बनता है। यही हमारा कार्य संस्कृति हुआ विद्यालय का। और ये जितना अच्छा रहेगा विद्यालय उतना अच्छी तरह से प्रगति और विकास करेगा, और उसमें रहने वाले बच्चे भी और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद हमारा है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसको इंग्लिश में डिसिप्लिन भी कहते हैं। शब्द डिसिप्लिन की शब्द लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या आज्ञा पालन, या कोई नियम पूर्वक चलना, या नियम से चलना, यानी कोई अगर रूल हो उसके तहत चलना, या आज्ञा पालन करना, या सीखना। ये सब क्या है, डिसिप्लिन का अर्थ होता है। और विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाहरी अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करे। और विद्यालय में अनुशासन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करे, विद्यालय के जो उन बच्चों में जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक, इस सब का मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। ये क्या है, विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाहरी अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। इसे विद्यालय में अनुशासन लाया जाता है। और अनुशासन के 3 तत्व होते हैं। पहला जो है हमारा जो है अंतःप्रेरणा होता है, यानी अंतःप्रेरणा। अगर देखिए आप जो है, आपका कोई, आप पढ़े हुए हैं, आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक कोई आप ऐसा सोच आता है आपके अंदर से, आप एकदम कोई काम ऐसा जो है सो आपको जो है अचानक आपको एक काम याद आता है, आप तुरंत उठ के खड़े हो जाते, नहीं मुझे वो करना है। तो आपके मन में जो ऐसा सोच आता है, अगर कोई आप लेजीनेस की भावना से आप पड़े रहते हो या कोई काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक सोच आपके जो अंतर मन जो है सो एक कुछ आपको कह रहा है, जो नहीं चलो उठो करो, मतलब आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो जो सोच आपके अंतर प्रेरणा है। अगर आपको पढ़ाई मन नहीं लग रहा है लेकिन आप फिर कॉपी लेके, किताब लेके बैठो, नहीं आज थोड़ा ही देर पढ़ लेता हूँ, आज थोड़ा इतना पढ़ लेता हूँ, तो ये सब जो आपके मन से जो सोच उत्पन्न होती है वो अंतर प्रेरणा कहलाती है। तो अगर आप अनुशासन अगर लाना चाहते हैं तो पहले तो आपको अंतर प्रेरणा अपने मन में जो है अनुशासन की भावना प्रकट करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरा आता है आत्मनियंत्रण की शक्ति। आप आत्मनियंत्रण की शक्ति, आप देखिए, अगर कोई मन आपको, आप अगर टीवी देख रहे हो तो आप कोई भी काम अगर अगल बगल हो रहा है, आप लेकिन आप जो हो ना एकदम से कॉन्फिडेंस होके और फोकस होके ना टीवी देख रहे होगे। आप अगल बगल कुछ भी चल रहा है, एकदम से आप अपना आत्म क्या हो एकदम उस पर जो लगा दिए होगे, टीवी देखते होगे, लेकिन अगल बगल कुछ भी चल रहा है
उससे आपको कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, आप एकदम फोकस से पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो आप नियंत्रण कर सकते हो। तो आत्मनियंत्रित शक्ति भी क्या होती है, इसका जो है आत्मनियंत्रित शक्ति अनुशासन में से ही डेवलप होती है। अगर आप नियंत्रण आत्म प्रेरणा आएगा तो आपकी क्या है, अंतर प्रेरणा की भावना अगर आपकी मौजूद होती है, अगर आपकी पढ़ने की मन, क्या आपने पढ़ाई का मन बनाया, फिर आपने पढ़ने के लिए बैठा, और पढ़ने अब मन से बैठना है, ऐसे नहीं जो आपको कोई दिखावे के लिए बैठ रहे हो एक दूसरे के साथ, या मतलब कॉपी रख लियो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, तो ऐसा पढ़ना भी नहीं है। तो आप में एक सोच आती है, आप अंतर प्रेरणा होती है, आप बैठते हो किताब लेके, फिर किताब को आप चालू करते हो, एकदम फोकस माइंडेड पढ़ते हो। उसमें क्या होता है, आपकी जो होती है जो आत्मनियंत्रण की शक्ति जो होती है ना, उसका जो फोकस आप कह सकते हो, जो आप उसमें डेवलप होता है, आप नियंत्रण की शक्ति। और तीसरा हमारा क्या है, समाज सम्मत आचरण। और ये दोनों अगर आप में आ जाता है तो उसमें आपके बाद तीसरा भावना आता है समाज सम्मत आचरण। यानी आप एक अच्छा लड़का या एक अच्छे लड़की अपने समाज में कैसे कहो, या कैसे आप दिखाओगे अपने दूसरों को, तो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, या मैं एक अच्छी लड़की हूँ, या मैं एक अच्छा नागरिक हूँ अपने समाज का, अपने देश का। आप जो ऐसी भावना जो आप में उत्पन्न होने लगती है, जो ये अनुशासन का तीसरा चरण हुआ, समाज सम्मत आचरण। यानी समाज में आप कुछ अच्छा तरीके से कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप किसी को सहयोग करेगो, आप दूसरे लोग चल रहा है, अगर राह चल रहा आदमी उस आपसे कोई मदद मांगता है तो आप मदद देते हो। कोई आपसे बड़ा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हो, उससे सहयोग करने देते हो, उसकी मदद करती हो, तो उसमें क्या होगा, आप में बोलेगा हाँ मैं मदद करूँगा तो मुझे समाज में बड़ाई मिलेगी, मुझे सब बड़ाई करेंगे। ऐसी भावना उत्पन्न होने लगती है। अगर मैं इनकी जो और जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता हूँ तो क्या होगा, मेरा बड़ाई होगा, तो लोग खुश होंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, तो मेरे मम्मी पापा खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा। तो यही सब जो भावना उत्पन्न होने लगती है, तो अनुशासन की तीसरे चरण में होती है समाज सम्मत आचरण, यही हो। उसके बाद हमारा आता है विद्यालय में उत्तम अनुशासन स्थापित करने हेतु इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। विद्यालय में एक शिक्षक होने के से आप एक शिक्षक होने के लिए आप एक शिक्षक हो, और शिक्षक होने जो है सो आप शिक्षक के रूप में विद्यालय में उत्तम अनुशासन स्थापित करने हेतु क्या क्या कार्य कर सकते हो। तो पहला आप है अनुशासन का आधार प्रेम विश्वास का आधार सद्भावना हो। आप अनुशासन जब स्थापित करो या किसी बच्चे को आप अनुशासन में रहने के लिए कहो, तो आप उन्हें क्या प्रेम से कह सकते हो, प्रेम से आप उसे विश्वास से एकदम सद्भावना से आराम से उसे बैठ के उसे क्या हो, उसका जो आपके प्रति या हीन भावना ना पैदा हो, आप उसे डांट करना पैदा करें, जो आपसे बच्चा डरने लगे, या आप थोड़ी देर बाद आप इतना डांट दो जो आपका जो है सो बात ही नहीं सुनता रहा बच्चा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या एकदम प्रेम से उसको समझाना है, उसको बैठ के प्रेम से ऐसे ऐसे अनुशासन के बारे में समझाना है, जो ऐसे रहो इससे अच्छा, और उसकी जो उसकी जो अनुशासन रहने से क्या फ़ायदे हैं वो सब समझाना चाहिए उसको। तो ये सब क्या होगा, प्रेम विश्वास सद्भावना से होना चाहिए। उसका दूसरा, अनुशासन को स्थापित करने के लिए दंड का प्रयोग ना किया जाए। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी दंड नहीं देना चाहिए। और कोई बच्चा अनुशासन में नहीं रह रहा है, इनडिसिप्लिन है, तो उससे क्या, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। उसके बाद है थर्ड है, विद्यालय में संपूर्ण वातावरण को सुंदर एवं सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए। अब विद्यालय का जो संपूर्ण वातावरण उसे सुंदर बनाया जाए। जैसे आप कोई विद्यालय जाते होंगे, खासकर जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, आमतौर पे वो ऐसे उनका इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है जो बच्चों के लिए जो इन्वायरमेंट तैयार कर सके, अनुशासन में कर सके। तो ये सब इम्प्रूवमेंट के ना किसका कार्य है, शिक्षक का ही है, आप लोगों का ही है। तो ये सब क्या है, संपूर्ण सुंदर करने के लिए, सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षक टीचर एक दूसरे से बच्चे क्या सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाया जाए, तभी उसका अनुशासन एकदम उत्तम हो सकता है। चौथा है, विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों को अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त क्षमता एवं सुविधाएं प्रदान की जाए। अब विद्यालय में छात्रों हों या अध्यापक हों, उनको जो है ना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जो है स्वतंत्रता दी जाए, और उनको सुविधाएं भी दी जाए। ये नहीं कि आप अध्यापकों को, जो प्रिंसिपल सर होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो बच्चे को पढ़ाने में अध्यापकों को भी टेंशन होने लगता है, जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या ये कार्य करूँ, या बच्चों में ये शिक्षक इतने होमवर्क देते हैं, बच्चे कुछ सेल्फ एक्स्ट्रा स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे उनको स्टडी करवाना चाहिए, ऐसा होमवर्क देना चाहिए जिससे कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, और सभी तरह से वो बच्चों जो बुक हो पढ़ने में मन लगे, और ऐसे करके पढ़ाया जाना चाहिए ना, जो पढ़ाई उन पर बोझ ना लगे। तो ऐसे करके क्या उन्हें क्षमता भी मिलेगी पढ़ाई के प्रति, और उन्हें सुविधाएँ भी ऐसे प्रदान की जाए जिससे उनमें क्या हो, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में उन्हें बाधा ना आए। उसके बाद हमारा पांचवा है, विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक कार्यों का स्थान दिया जाए। जितने भी क्रिएटिविटी सब है उस सब को जो है ना सो विद्यालय में स्थान दिया जाए।
अब अगर बच्चे को आप बैठ के पढ़ा ही रहे हो तो बोर 5-6 घंटा, तो क्या वो बोर होगा, बोर होगे तो कुछ ऐसा करेगा, अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो हल्ला ही करेगा, ठीक से बैठेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा। तो अब हमेशा उसे अगर पढ़ाते ही रहोगे तो क्या करेगा वो इनडिसिप्लिन होता ही रहेगा, और ये उसकी क्या है, नेचर ही है। लेकिन आप उसमें क्रिएटिविटी कुछ समय समय पर कराते रहते हो तो उसमें क्या है, जो आप जो भी बोलेगे उसका बात मानेगा और अनुशासन में रहेगा। उसके बाद छठा है, बालकों को अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराया जाए। अब बालकों क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, जो अनुशासन उसे समझाना चाहिए, उनके अनुशासन के महत्व को, क्यों आवश्यकता है अनुशासन, क्यों उससे ज़रूरी है, क्यों लोग सर बोल रहे हैं, उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आगे जाके उसको काम आएगा। तो ये सब जो बाल के अनुशासन महत्व के विषय में उसको क्या कराना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। और हमारा एक और भी है, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे मिलकर शिक्षक को जो है ना, उनकी जो पारिवारिक माहौल है, जो परिवार में कैसे बच्चे किस परिवेश से आते हैं, आप वो तो नहीं जानते हो, आप उनसे मिलके ही पता लगा सकते हो। और उनके मिल से आपको उसको आप जो परिवार के लोगों को, अपने उनके माता पिता को समझाइएगा कि उनका परिवार से कैसा रहना चाहिए, बच्चे कैसे एक्टिविटी करते हैं, और बच्चे जो है किस ओर जा रहे हैं, अच्छाई की ओर जा रहे हैं, बुराई की ओर जा रहे हैं, परिवार के माहौल से ही जाते हैं। तो परिवार का आप क्या करिएगा, शिक्षक होने के नाते आप उनके माता पिता को बैठा के समझाइएगा, उनके बच्चों को भी। तो माता पिता को अगर समझाइएगा, जो ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा परिदेश करिए जो बच्चे में क्या अच्छा सा फ्यूचर बने बच्चा का। और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसका जो बच्चा जो है उसका अच्छा फ्यूचर हो। तो इसी के लिए अपने माता पिता को, जो उनके जो विद्यार्थी के जितने भी आप स्टूडेंट के, छात्र के जो माता पिता होंगे, उनसे मिलके आप जो है उनका जो अनुशासन का महत्व समझाइएगा, और बच्चा को कैसा क्या क्या दिक्कत आ रहा है वो सब समझाइएगा। तो बच्चों को भी आपसे जो प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और आपका बात मानेगा, तब वो अनुशासन में रहेगा। हमारा जो आज का टॉपिक है अनुशासन, वो कंप्लीट होता है। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा, और कोई और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट में जो है ना सो जरूर करिएगा। मैं वहाँ पे नहीं तो अगले वीडियो में जो है उसे जो है सो सोल्यूशन ढूंढने का, हल करने का प्रयास करूँगा। बाय, स्टे ट्यून, बाय।